नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ का 44वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज़ आपके लिए उन सभी एग्ज़ाम्स में बेहद लाभकारी साबित होगी जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता होती है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो सीरीज़ को उन अभ्यर्थियों तक भी शेयर करें जो आपकी ही तरह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज़ का समुचित लाभ ले पावें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटाबेस मॉडल्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डाटाबेस की लॉजिकल संरचना को बताने के लिए डाटाबेस मॉडल का उपयोग किया जाता है। डाटाबेस मॉडल के प्रकारों को हम देख लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हियरार्चिकल मॉडल की, नेटवर्क मॉडल की, रिलेशनल मॉडल की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की और ईआर मॉडल की। दोस्तों, एक एक करके इन सभी मॉडल्स के बारे में हमें चर्चा करनी है। शुरुआत हम करेंगे हियरार्चिकल मॉडल से। इस मॉडल में डेटा को ट्री की तरह दर्शाया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, डेटा को ट्री की तरह दर्शाया जाता है हियरार्चिकल मॉडल में। इसमें केवल एक ही रूट होता है जिसमें डेटा को रिकॉर्ड्स की तरह स्टोर किया जाता है, जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस तरीके से पेड़ में होता है दोस्तों, एक लीफ में, एक डाल में सारे डाल जुड़ जुड़ के अल्टीमेटली एक ही तने से सब जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हियरार्चिकल मॉडल में डाटा को स्टोर किया जाता है। इसमें वन टू मैनी या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। दोस्तों, ये रिलेशनशिप कैसी होती है, इस अध्याय में आने वाले वीडियोस में हम चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, इस मॉडल में डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो एक कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेस, प्रोफेसर और स्टूडेंट होते हैं। यहाँ कॉलेज एक पेरेंट है और कोर्सेस, प्रोफेसर और स्टूडेंट उनके चाइल्ड हुए। दोस्तों, यदि हम बात करें इस मॉडल को समझने की, तो सबसे ऊपर हम कॉलेज को रखते हैं, फिर कॉलेज के अंदर जो कोर्सेस होते हैं उनको रखते हैं। इसके बाद अलग अलग प्रोफेसर्स होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक ही रूट से सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। किस मॉडल में? हियरार्चिकल मॉडल में। आपको इतनी बात को ध्यान रखना है। इसमें वन टू मैनी या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है और ट्री की तरह दर्शाया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक कॉलेज है, कॉलेज में कई सारे कोर्सेस हैं, अलग अलग प्रोफेसर्स कोर्सेस को पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेटवर्क मॉडल की। दोस्तों, नेटवर्क मॉडल में डाटा को ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है। यह भी हियरार्चिकल मॉडल की तरह होता है, लेकिन इसमें एक पेरेंट के कई सारे चाइल्ड होते हैं। इसमें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL तथा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप इनकी फुल फॉर्म जरूर याद रखें। DDL का फुल फॉर्म, DML का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे रिलेशनल मॉडल की। दोस्तों, इस मॉडल में डाटा को रो और कॉलम के द्वारा एक टेबल में स्टोर किया जाता है। इस प्रकार के डाटाबेस को कोई भी यूज़र आसानी से एक्सेस कर सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, जो रिलेशनल मॉडल होता है उसमें डाटा को रो और कॉलम में एक टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। फिर हम बात करेंगे अब
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की। दोस्तों इस मॉडल में डाटा को ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। इस मॉडल ने हायरार्चिकल नेटवर्क तथा रिलेशनल डाटा मॉडल की कमियों को दूर किया। फिर बात करेंगे हम ईआर मॉडल की। दोस्तों इसका पूरा नाम होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। पूरा नाम दोस्तों आप जरूर याद रखें ईआर मॉडल का, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। फुल फॉर्म से क्वेश्चन सीधे बन सकते हैं। दोस्तों जो ईआर मॉडल होता है इसका उपयोग डेटाबेस की संरचना को बनाने के लिए किया जाता है। यह टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित होता है। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा मॉडल टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित है, तब दोस्तों आपको आंसर करना होगा ईआर मॉडल टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे ईआर मॉडल के तत्व की। दोस्तों इसमें एंटिटी, रिलेशन और एट्रीब्यूट शामिल है। किसमें? ईआर मॉडल के तत्व में। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटिटी की, जिसको दो भागों में देखा है, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। फिर दोस्तों रिलेशन की बात हम करेंगे, वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन, मैनी टू वन रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फिर दोस्तों हम बात करेंगे एट्रीब्यूट की, जिसमें हम देखेंगे सिंपल एट्रीब्यूट को, कंपोजिट एट्रीब्यूट को, डिराइव्ड एट्रीब्यूट को, प्राइमरी की एट्रीब्यूट को और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को। चलिए शुरुआत करते हैं एंटिटी से। दोस्तों एंटिटी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा सूचनाएं डाटाबेस में रखी या लिखी जाती हैं। एंटिटी की स्वयं की एक पहचान होती है। एंटिटी एट्रीब्यूट के समूह को दर्शाती है। दोस्तों ध्यान रखें जो एंटिटी होती है वह एट्रीब्यूट के समूह को दर्शाती है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उदाहरण एम्प्लॉइज, कस्टमर, स्टूडेंट, कोर्स। दोस्तों एंटिटी को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरा वीक एंटिटी। दोस्तों वह एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है। इसे सिंगल रेक्टेंगल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों स्ट्रॉन्ग एंटिटी को दर्शाया जाता है। फिर दोस्तों वीक एंटिटी, ऐसी एंटिटी जिसके पास पर्याप्त एट्रीब्यूट्स नहीं होते वह वीक एंटिटी कहलाती है। इसको हम डबल रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। दोस्तों इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक एंटिटीज को आपस में रिलेट किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, एंटिटी में हमने क्या क्या चर्चाएं करी। एंटिटी जो होती है एट्रीब्यूट्स के समूह को दर्शाती है। एंटिटी में एट्रीब्यूट्स के समूह को दर्शाया जाता है। और रिलेशनशिप में क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक एंटिटीज को आपस में रिलेट किया जाता है। एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से किस प्रकार संबंधित है यह तय किया जाता है रिलेशन में, और इसको हम निम्न चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। रिलेशनशिप निम्न प्रकार की होती है दोस्तों, अब हमने चर्चा ऑलरेडी की थी। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सबसे पहले हम बात करेंगे वन टू वन रिलेशनशिप की। दोस्तों इसमें एक टेबल की एक रो दूसरे टेबल की केवल एक रो से संपर्क बनाती है, तभी तो दोस्तों वन टू वन हुआ। यदि एक टेबल की एक रो दूसरी टेबल की बहुत सारी रो से संपर्क बना लेगी तो फिर दोस्तों वन टू वन हो ही नहीं पाएगा, वन टू मैनी हो जाएगा। तो वन टू वन में दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक टेबल की एक रो दूसरी टेबल की एक ही रो से संपर्क बनाएगी। यह केवल दो एंटिटीज के मध्य का एसोसिएशन है, वन टू वन, है ना। इसे वन रेशियो वन रिलेशनशिप भी कहा जाता है। उम्मीद है सारी चीजें आपके लिए स्पष्ट रूप से क्लियर हो रही होंगी। एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। अ फीमेल कैन मैरी टू वन मेल एंड अ मेल कैन मैरी टू वन फीमेल। सीधी बात है दोस्तों, एक महिला एक पुरुष से विवाह कर सकती है, उसी प्रकार से एक पुरुष एक महिला से। इस प्रकार से दोस्तों वन टू वन रिलेशनशिप को हमने दर्शाने का प्रयत्न किया। फिर दोस्तों वन टू मैनी की यदि हम बात करें तो इसमें एक टेबल की एक रो दूसरे टेबल की एक से अधिक रो के साथ संपर्क बनाती है। यह दो से अधिक एंटिटीज के मध्य का एसोसिएशन है। इसमें वन रेशियो मैनी रिलेशनशिप भी कहा जाता है।
दोस्तों ध्यान रखें, 1:1 रिलेशनशिप कौन सी है दोस्तों? 1:1 रिलेशनशिप, उसको हम 1:1 रिलेशनशिप कहते हैं। 1:मैनी, इसको हम कहते हैं 1:मैनी रिलेशनशिप। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप पाएंगे, वन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज बट वन एम्प्लॉय वर्क इन ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। यहां बताने का प्रयास किया जा रहा है 1:मैनी रिलेशनशिप के अंतर्गत कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारे कर्मचारी तो काम कर सकते हैं, लेकिन एक कर्मचारी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अंतर्गत काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक जगह ही नियोजित हो पाएगा। दूसरी जगह नियोजित होने का प्रयास करेगा तो पहले में काम नहीं कर पाएगा, पहले में नियोजित होने का प्रयास करेगा तो दूसरे में काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, एक संगठन में बहुत सारे कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन एक कर्मचारी बहुत सारे संगठन में हो, यह नहीं देखा जाता। इसलिए यहां पर जो आपके लिए दर्शाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज में 1:मैनी रिलेशनशिप का संबंध बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय की ओर। आप इस बात को ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे मैनी-टू-वन रिलेशनशिप। इसमें एक टेबल की एक से अधिक रो दूसरे टेबल की केवल एक रो के साथ संपर्क बनाती हैं। दोस्तों ध्यान रखना, हमने 1:मैनी में बोला था जब एक टेबल की एक रो दूसरे टेबल की एक से अधिक रो के साथ, लेकिन मैनी-टू-वन में हम बोल रहे हैं जब एक टेबल की एक से अधिक रो दूसरे टेबल की एक रो से संपर्क बनाती है, तब इससे बनता है मैनी-टू-वन रिलेशनशिप। इसमें दो से अधिक एंटिटीज के मध्य एसोसिएशन होता है, सीधी बात है। इसे हम M:1 रिलेशनशिप भी कहते हैं। कॉमन सेंस की बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है। 1:1 रिलेशनशिप में 1:1 रिलेशनशिप हो गया। 1:मैनी में 1:मैनी रिलेशनशिप हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों मैनी-टू-वन रिलेशनशिप में M:1 या मैनी-1 रिलेशनशिप हो गया। एग्जाम्पल दोस्तों, स्टूडेंट्स इनरोल्स फॉर ओनली वन कोर्स बट अ कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट। यहां पर दर्शाने का प्रयास किया गया है कि दोस्तों एक स्टूडेंट इनरोल कर सकता है एक कोर्स में, लेकिन एक कोर्स को तो बहुत सारे स्टूडेंट ले सकते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि स्टूडेंट बहुत सारे हैं, कोर्स एक ही है, तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने एक कोर्स को लिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एक कोर्स को लिया, तो मैनी-टू-वन हो गया, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं। तो मैनी स्टूडेंट एक कोर्स को लिया, तो मैनी-टू-वन रिलेशनशिप। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात करेंगे मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप की। दोस्तों इसमें एक टेबल की एक से अधिक रो दूसरे टेबल की एक से अधिक रो के साथ संपर्क बनाती हैं। यह दो से अधिक एंटिटीज के मध्य का एसोसिएशन है। इसे मैनी-टू-मैनी या M:M या मैनी-मैनी रिलेशनशिप भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय कैन असाइन वाई मैनी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज। यहां बताने का प्रयास किया जा रहा है किसी भी कंपनी में एक कर्मचारी को बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइन किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, सौंपे जा सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे कर्मचारी काम कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एक कर्मचारी या एक एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकता है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे कर्मचारी तो काम करते ही हैं। तो दोस्तों यह रिलेशनशिप हुई मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की। दोस्तों एट्रीब्यूट्स, इसके अंतर्गत एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। एक एंटिटी सेट में एट्रीब्यूट का नाम यूनिक होना चाहिए। यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि एक एंटिटी के सेट में एट्रीब्यूट का नाम यूनिक होना चाहिए, अर्थात बिल्कुल अलग होना चाहिए बाकी से। एट्रीब्यूट के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है, नाम यूनिक होना चाहिए और उसे अंग्रेजी के वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। और एट्रीब्यूट्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में? एंटिटी के बारे में। इतनी चीजें आप ध्यान रख लें। अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रकार में देखेंगे सिंपल एट्रीब्यूट को। दोस्तों ऐसे एट्रीब्यूट जिन्हें
सब पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता या सब पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उन्हें हम सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, इनको दोस्तों हम विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ज्यों का त्यों होना चाहिए। इसे एक एलिप्स के द्वारा दर्शाया जाता है, दीर्घ वृत्त के द्वारा दर्शाया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं, यह साइन है सिंपल एट्रीब्यूट को दर्शाने का। हमने इसमें क्या क्या बात करी? इन्हें हम सब पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उदाहरण में देखा रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी। इन्हें हम दीर्घ वृत्त के द्वारा या एलिप्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आपने यहां पर देखा। अब हम बात करेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट की। वे एट्रीब्यूट्स जो एक से अधिक वैल्यू से मिलकर बने होते हैं किंतु उन्हें सिंगल वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाते हैं। दोस्तों यह मिलकर तो एक से अधिक वैल्यू से बने होते हैं किंतु इन्हें सिंगल वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इन एट्रीब्यूट को सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। किन एट्रीब्यूट को दोस्तों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम? सब पार्ट में, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को। दोस्तों उदाहरण की यदि हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। कैसे? मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1999, कुछ भी हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम दिन में, तारीख में, माह में और वर्ष में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन रोल नंबर में ऐसा नहीं था। हम पूछ सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ किस तिथि को आता है, तो सामने वाला व्यक्ति बोल सकता है कि 12 तारीख को आता है किसी भी महीने की। आपका बर्थडे किस महीने को आता है? आप बोलेंगे सितंबर को आता है। दोस्तों सितंबर में यहां पर 9 करेंगे हम, है ना। आपसे पूछ सकता है आपका बर्थडे किस वर्ष में आता है, तो 1999, 1998, 1988, 85, 75 जो भी होगा आप अलग अलग करके बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों सिंपल एट्रीब्यूट में था रोल नंबर। क्या रोल नंबर को आप अलग अलग बता सकते थे? मान लो किसी का रोल नंबर हो 20, 25, 35। अब आप इसको विभाजित करके नहीं बोल सकते, रोल नंबर आपको पूरा ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसीलिए कहा गया था सिंपल एट्रीब्यूट में कि आप इनको सब पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी। लेकिन जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं उनको आप सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेस की बात करें, किसी का एड्रेस, सबसे पहले वो अपनी कॉलोनी का नाम लिखता है, फिर जिले का नाम लिखता है, फिर राज्य का नाम लिखता है, विदेश में रह रहा है तो फिर देश का नाम लिखता है। तो इनको भी दोस्तों हम बांट सकते हैं, कॉलोनी को अलग बता सकते हैं, जिले को अलग बता सकते हैं, राज्य को अलग। तो कहने का मतलब है कि जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। बस मेरा कहने का मतलब आपसे इतना है। इसे एक से अधिक एलिप्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके से हम इनको प्रदर्शित कर लेते हैं। इनको हम सब पार्ट में भी डिवाइड करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स की। दोस्तों इस एट्रीब्यूट्स का मुख्य आधार कोई अन्य एट्रीब्यूट होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। जिस एट्रीब्यूट को डिराइव किया जाता हो उसको हम बोलेंगे डिराइव एट्रीब्यूट्स, और डिराइव करने के लिए हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट का सहारा लेंगे, ठीक है। इस एट्रीब्यूट को डिपेंडेंट एट्रीब्यूट भी कहा जाता है क्योंकि यह एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट पर निर्भर होता है, उससे डिराइव होता है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो एज एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ पर निर्भर करता है, टैक्स एट्रीब्यूट सैलरी पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक डेट लिखी थी 12 सितंबर 1999। अब जिस भी व्यक्ति की ये डेट ऑफ बर्थ होगी उससे यदि उसकी आयु पूछेंगे तो उसकी आयु जितनी भी होगी वह इस डेट ऑफ बर्थ पर निर्भर करेगी। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम टैक्स की बात करें तो किसी व्यक्ति की मान लो इनकम है 12,50,000 रुपए पर एनम, तो दोस्तों उसको जो टैक्स देना होगा उसकी इस इनकम वाले एट्रीब्यूट पर निर्भर करेगा। यदि यह कम ज्यादा होती तो यह भी कम ज्यादा होता। इसलिए जो टैक्स वाला एट्रीब्यूट है वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। किससे ड्राइव किया गया? उसकी इनकम से ड्राइव किया गया कि कुल कितना अमाउंट लगना है। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों इस प्रकार के एट्रीब्यूट को डॉटेड एलिप्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। और हाँ दोस्तों एक बात जरूर आप लोग बताएं, आप लोगों में से
कितने लोग एमपी पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट हमें ऐसे आते हैं कि सर एमपी पटवारी के एग्जाम के पहले आप इस कंप्यूटर की वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर दें, और हो सके तो कुछ समय पहले ही कंप्लीट कर दें ताकि आप सब लोग अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो एक बार सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखते हैं वो जरूर बताएं कि आप में से कौन कौन से विद्यार्थी एमपी पटवारी 2022 एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2022 के एग्जाम के लिहाज से हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट के एक अन्य प्रकार की, प्राइमरी की एट्रीब्यूट। दोस्तों जिन एट्रीब्यूट को डेटाबेस में प्राइमरी की बनाया जाता है उन्हें प्राइमरी की एट्रीब्यूट कहा जाता है। इन एट्रीब्यूट्स को एलिप्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, परंतु इन्हें अंडरलाइन किया जाता है। उदाहरण रोल नंबर। इसको दर्शाया तो दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार वृत्त में ही या एलिप्स में ही गया है, लेकिन इसके लिए अंडरलाइन कर दिया गया है, जैसे कि रोल नंबर। तो इस प्रकार से दोस्तों अंडरलाइन करके हम प्राइमरी की एट्रीब्यूट को दर्शाते हैं। फिर हम बात करेंगे मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स की। दोस्तों जिन एट्रीब्यूट्स में एक से अधिक वैल्यूज का संग्रह होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। उदाहरण कॉन्टैक्ट नंबर, जिसमें टेलीफोन, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इन सभी को हम शामिल करते हैं और इन्हें 2 एलिप्स या 2 दीर्घवृत्त के द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर? आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्राइमरी की एट्रीब्यूट में और सिंपल एट्रीब्यूट में, क्योंकि सिंपल एट्रीब्यूट में सिर्फ हम इलिप्स या दीर्घवृत्त से दर्शाते हैं, किंतु प्राइमरी की एट्रीब्यूट में हम दीर्घवृत्त के साथ उस एट्रीब्यूट के नाम के नीचे इस तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस में उपयोग होने वाली कीज के बारे में। तो आप बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, और यदि आपको हमारी वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको सहायता प्राप्त हो रही है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें। और दोस्तों एक बात जरूर बताएं, कितने लोग मध्य प्रदेश पटवारी 2022 के लिहाज से हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि अधिकतर कमेंट पटवारी एग्जाम के उद्देश्य से ही हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें, कमेंट सेक्शन में हमें मिलते हैं। तो दोस्तों जरूर बताएं, लगातार मेहनत करें, पढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद।